नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हेल्थ और हम, और मैं हूं आपकी मेज़बान हफ्सा खान। हेल्थ और हम एक ऐसा प्रोग्राम है जहां हम आप तक हमारे एक्सपर्ट्स के ज़रिए ज़रूरी मालूमात पहुंचाते हैं ताकि आप और आपके अपनी सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकें। बदलते मौसम के साथ साथ हमारी सेहत पर भी असर पड़ता है। कभी कभी सर्दी खांसी, कभी वायरल बुखार, तो कभी पेट से जुड़ी इन्फेक्शंस। ये सब सीजनल इन्फेक्शंस का हिस्सा होता है जो हर साल कई बच्चों और कई लोगों को अफेक्ट करती है। ऐसे में ज़रूरी होता है कि हम इसके ऊपर जानकारी हासिल करें और इन इन्फेक्शंस के बारे में सही मालूमात रखें, उनसे कैसे बचना है और इसकी मालूमात हासिल करें, और अगर बीमारी हो जाए तो उसे सही तरीके से मैनेज करें। आज के हेल्थ और हम में हम बात करेंगे सीजनल इन्फेक्शंस, उनसे बचने के प्रिकॉशंस और उन्हें इफ़ेक्टिवली मैनेज करने के प्रैक्टिकल और आसान तरीकों पर, ताकि आप और आपका अपना परिवार हर मौसम में सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सके। इस टॉपिक पर हमें सही इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद है यशोदा हॉस्पिटल, सोमाजीगुड़ा, हैदराबाद के सीनियर पेडियाट्रिशियन डॉक्टर सुरेश कुमार। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हेलो, थैंक यू। सबसे पहले हम शुरुआत इसी से करते हैं कि सीज़न इन्फेक्शंस कौन से सीज़न में सबसे ज़्यादा बच्चों में इफ़ेक्ट करती है? हर एक सीज़न में अलग अलग इन्फेक्शंस रहते हैं मैडम। फिलहाल इस वक्त विंटर में जो इन्फेक्शंस रहते हैं, सम ऑफ देम आर वेदर रिलेटेड। फॉर एग्जांपल जो है बच्चों को जिसको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स है, आस्थमा है, ऐसे बच्चों को एक्सैजर्बेशंस मतलब सिवियरिटी बढ़ने का चांसेस ज़्यादा रहता है। कुछ वायरल इन्फेक्शंस जो रहते हैं, मस्कीटो बॉर्न इन्फेक्शंस लाइक डेंगू, मलेरिया, ये सीज़न में बहुत सारे देखते हैं। और तीसरा जो है वाटर बॉर्न इन्फेक्शंस जैसे डायरिया, एक्यूट गैस्ट्रोएंटराइटिस हो या टाइफाइड है, हेपेटाइटिस ए जो है, ये सीज़न में काफ़ी ज़्यादा देखते हैं। अब जो मौसम बदलता है तो क्यों इसका सीजनल वायरसेस का रिस्क जो है काफ़ी ज़्यादा हर मौसम में अलग अलग तरीके से बढ़ता हुआ नज़र आता है हमें? हर एक सीज़न में थोड़े वायरसेस जो है एक्टिवेट हो जाते हैं, थोड़े वायरसेस जो है डॉर्मेंट होने का चांसेस रहते हैं। फॉर एग्जांपल ए सीज़न में जो है वायरल विंटर सीज़न चालू होते हैं, ठंडा मौसम के वजह से इन्फ्लुएंजा वायरस बढ़ने का चांसेस ज़्यादा रहते हैं। और सेकंड इन्फेक्शन जो है डेंगू, मस्कीटो बॉर्न डिसीजेस, ये सीज़न में जो है मस्कीटोज एक्टिव होने का चांसेस ज़्यादा रहता है, जिसके वजह से मस्कीटो बॉर्न डिसीजेस लाइक डेंगू, मलेरिया बढ़ते हैं। अब हॉस्पिटल्स में हम कई बार देखेंगे कि सबसे ज़्यादा बच्चे या तो निमोनिया एंड ज़्यादातर डेंगू से ही रुजू होकर आ रहे हैं डॉक्टर्स के पास में। एंड देन अब पेरेंट्स को समझ नहीं आ रहा है कि सिम्टम्स डेंगू एंड निमोनिया के कौन से हैं, कैसे उन्हें पहचानना है, क्योंकि हर हफ्ते में जब बुखार आता है एंड देन घर पे कई बार पेरेंट्स ट्राई करते हैं कि डोलो या पैरासिटामोल या कोई भी बेबी मेडिसिन प्रोवाइड करके उन्हें थोड़ा सा नॉर्मल किया जाए, बट देन वापस से 2-3 दिन बाद सेम कैफियत ये हो जाती है कि बुखार उतरता नहीं है, वापस से आ जाता है। तो इसके सिम्टम्स और कौन कौन से हैं जो पेरेंट्स को समझना चाहिए कि उन्हें इस सिम्टम्स जब नज़र आते हैं बच्चों में तो डॉक्टर के पास लेकर जाना बहुत ज़रूरी होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बच्चे में 95% ऑफ द फीवर्स जो है वायरल रहते हैं। सो हर एक फीवर को एंटीबायोटिक यूज़ करना बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। ओनली 5 to 10% इन्फेक्शंस जो है बैक्टीरियल रहते हैं। ओनली वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए एंटीबायोटिक्स यूज़ करना है। और कब पेरेंट्स वो इशू को सीरियसली लेना है, बच्चे को अगर 4 से 5 दिन के बावजूद भी, दवा देने के बावजूद भी अगर फीवर कम नहीं हो रहा है और खांसी के वजह से बच्चे का नींद खराब हो रहा है या सांस लेने में दिक्कत है, पेट चल रहा जैसा ऐसे है, सांस फास्ट तेज से फास्ट ले रहा है, ऐसे कुछ सिम्टम्स है तो इमीडिएटली हॉस्पिटल लेकर जाना है और बच्चों को डॉक्टर को दिखाना ज़रूरी होता है। सेकेंड चीज़ जो है, कुछ वायरल इन्फेक्शंस भी निमोनिया कॉज कर सकती है। फॉर एग्जांपल इन्फ्लुएंजा वायरस है, वो वायरस होने के बावजूद भी सिवियर निमोनिया होने का चांसेस रहते हैं। और तीसरी चीज़ डेंगू जो है वायरल इन्फेक्शन है, वो मस्कीटो के वजह से वो वायरल इन्फेक्शन बॉडी में आ जाता है। डेंगू को एंटीबायोटिक्स देना बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि वायरल इन्फेक्शन है, उसको एंटीबायोटिक का ज़रूरत नहीं रहता है। और हाइड्रेशन अच्छा रखना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, मतलब लिक्विड्स लेना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डेंगू में वो वायरस बॉडी में एंटर होने की वजह से खून का गाढ़ापन बढ़ जाता है। सो वो खून का गाढ़ापन कम करने के लिए कुछ दवाइयों का ज़रूरत नहीं रहता। लिक्विड्स मतलब वाटर हो या कोकोनट वाटर है या कुछ भी लिक्विड्स देने की वजह से वो ब्लड थिकनेस जो है कम कर सकते हैं। एक और बात, डेंगू में काफ़ी लोग प्लेटलेट्स के बारे में सोचते रहते हैं। डेंगू बोलते ही प्लेटलेट्स का बात आ जाता है। बच्चों में प्लेटलेट्स के बारे में इतना ज़्यादा टेंशन नहीं लेते हैं, क्योंकि प्लेटलेट्स गिर के फिर ऑटोमेटिकली बढ़ जाते हैं।
100 में से ऑलमोस्ट 90-95% बच्चों को हम बाहर से प्लेटलेट्स देने का ज़रूरत नहीं रहता। अनफॉर्चुनेटली क्या है, वो कुछ खिलाने की वजह से प्लेटलेट्स बढ़ जाता है, या नहीं तो कुछ काउ मिल्क के जगह गोट मिल्क देने से बढ़ जाता है। ये ऐसे काफ़ी गलत फहमियाँ हैं जिसके वजह से दूसरे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल डोंकी मिल्क है या कैमल मिल्क है, गोट मिल्क अनपैस्चराइज देने की वजह से दूसरा इन्फेक्शंस लाइक ब्रुसेलोसिस ऐसे देखते हैं। सो बेसिक थिंग्स लाइक हाइड्रेशन सही रखना, काफ़ी पानी देते रहना, और एंटीबायोटिक्स बिल्कुल यूज़ नहीं करना, और बॉडी पेन्स या फीवर के लिए सिंपल दवा लाइक पैरासिटामोल यूज़ करना, अननेसेसरी इंजेक्शंस अवॉइड करना इम्पॉर्टेंट है। अब हम बात करें अगर पर्टिकुलर अलग अलग मौसम की, तो सर्दियों में, गर्मियों में या बारिश के मौसम में ऐसे कौन से अलग अलग इन्फेक्शंस हैं जो बच्चों में काफ़ी ज़्यादा नज़र आते हैं अपार्ट फ्रॉम डेंगू एंड अदर वायरल इन्फेक्शंस? जैसे समर आ जाता है, हम काफ़ी चिकन पॉक्स देखते हैं मैडम। ओके, कंकर पत्थर जो बोलते हैं हैदराबाद हिंदी में, चिकन पॉक्स देखते हैं। एक्चुअली ये सारे इन्फेक्शंस जो है, काफ़ी सारे इन्फेक्शंस जो है प्रिवेंटेबल है। एंड मीज़ल्स जो गोबरी बोलते हैं, मीज़ल्स, मम्स, रुबेला, इन्फ्लुएंजा और चिकन पॉक्स, हेपेटाइटिस ए इन्फेक्शंस जो है विंटर से लेकर समर तक बढ़ने का चांसेस ज़्यादा रहते हैं। कुछ इन्फेक्शंस जो है स्कूल से आते हैं, कुछ इन्फेक्शंस जो है भीड़ ज़्यादा हुए जगह जाने के वजह से ऐसे वायरल स्प्रेड हो जाता है। सो उसको प्रिवेंट करना और भी आसान है। सिंपल वैक्सीनेशन लेने के वजह से चिकन पॉक्स प्रिवेंट कर सकते हैं, टाइफाइड प्रिवेंट कर सकते हैं, और हेपेटाइटिस ए प्रिवेंट कर सकते हैं, मीज़ल्स, मम्स, रुबेला, ये सारे इन्फेक्शंस जो है वैक्सीनेशन लेने के वजह से प्रिवेंट कर सकते हैं। अब कई बार पेरेंट्स डर जाते हैं कि जब उनका बच्चा इतना ज़्यादा वायरल इन्फेक्शन के कारण खांसता रहता है या बुखार बहुत तेज़ होता है, तो कई बार पेरेंट्स ये सोचते हैं कि अगले साल जब ये सीज़न आएगा तो हो सकता है कि ये और ज़्यादा इफ़ेक्ट करे मेरे बच्चे को। तो क्या ये प्रिवेंटेबल है, क्योरेबल है, या सिर्फ ये हर साल जो है एक बच्चे के अंदर और बढ़ता नज़र आता है? काफ़ी सारे बार वो प्रिवेंट कर सकते हैं। जैसे खांसी सर्दी जो आता है सीजनल बढ़ते रहता है, उसको इन्फ्लुएंजा वैक्सीन, सीजनल वैक्सीन बोलते हैं। हर एक साल वैक्सीनेशन देने से 80% हॉस्पिटल विजिट्स कम कर सकते हैं। एंड जिसको एडमिशन का ज़रूरत पड़ता है उनको एडमिशन का चांसेस भी कम हो जाएगा। सिवियरिटी जो है, काफ़ी कुछ सिवियरिटी कम कर सकते हैं इन्फ्लुएंजा वैक्सीन लेने के वजह से। सिमिलरली जिसको आस्थमा है, इन लोगों को चाइल्डहुड आस्थमा बोलते हैं। 6 साल के अंदर बच्चों को आस्थमा सिम्टम्स जो रहते हैं ऑलमोस्ट कंट्रोल में रख सकते हैं। 6 से 7 साल तक ऐसे सिम्टम्स रिकरेंटली आते हैं, उसके बाद 60 to 70% बच्चों को ये सिम्टम्स से बाहर ला सकते हैं। अब बच्चे और बुज़ुर्गों को अगर हम लिए एज एग्जांपल, तो कई बार ये देखा जाता है कि बच्चों को हो सकता है कि सिम्टम्स बुज़ुर्गों से कहीं ज़्यादा लेवल पे देखा जाए या कभी कम भी हो सकता है। तो मतलब क्या डिफरेंस है अडल्ट्स में एंड जो है बच्चों में सिम्टम्स के, वो हमें बताइए। बच्चों का लंग कैपेसिटी थोड़ा कम रहता है एज़ कम्पेयर टू एडल्ट्स। सिमिलरली इम्यूनिटी सिस्टम जो है बढ़ते रहता है बच्चों में, वेयरएज़ एडल्ट्स में जो है ऑलरेडी बढ़ चुके हैं इम्यूनिटी सिस्टम देखते हैं, जिसके वजह से सिंपल सा इन्फेक्शन जो एडल्ट्स को हो सकता है वही इन्फेक्शन बच्चे में काफ़ी बड़ा दिख सकता है। फॉर एग्जांपल डेंगू ही ले लेंगे। काफ़ी बार जो है 50% ऑफ द टाइम अपने को डेंगू आके गए तो भी अपने को पता नहीं चलता, क्योंकि वो वायरल इन्फेक्शन है, सिंपल फीवर, बॉडी पेन्स ऐसे रहता। सेम इन्फेक्शन जो है बच्चों को आया तो बॉडी पेन्स ज़्यादा हो सकता है, फीवर ज़्यादा हो सकता है, खून का गाढ़ापन ज़्यादा हो सकता है, प्लेटलेट्स कम हो सकते हैं। सो उसका मेन रीज़न जो है इम्यूनिटी सिस्टम, और वो सिस्टम कैसे रेस्पॉन्ड करता है वो इन्फेक्शन को, उसके ऊपर डिपेंड करता है। अब कई बार बच्चों के इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं, खाना जल्दी डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं, कॉन्स्टिपेशन के कुछ बच्चे होते हैं। तो अब ये जो सीजनल इन्फेक्शंस है या वायरल इन्फेक्शंस है, वो इन इम्यून सिस्टम जो वीक होता है, इससे क्या उसका रिलेशनशिप है, वो हमें बताइए। इम्यून सिस्टम कम होने की वजह से छोटा इन्फेक्शन बढ़ जाता है, और ऐसे कुछ भी नहीं जो इम्यूनिटी बूस्टर कह सकते हैं। कोविड के बाद काफ़ी सारे कंपनीज जो है इम्यून बूस्टर्स बोल के कुछ सिरप्स और पाउडर्स और टैबलेट्स ये सब प्रमोट करने चालू करे, लेकिन एज ओल्ड थिंग्स जैसे फ्रेश फ्रूट्स है, फ्रेश वेजिटेबल्स है, अंडा जो है, इससे बढ़कर कोई इम्यूनिटी बूस्टर है ही नहीं। सो डेली अच्छा सा पानी पीना है, और दूध, और डेली एक अंडा खाना और फ्रेश फ्रूट्स खाने के वजह से इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ जाएगा। अब जो जनरल बेसिक हैबिट्स होते हैं जिस वजह से हम लोग ये वायरल इन्फेक्शन या सीजनल इन्फेक्शन से बचाव कर सकते हैं, तो वो कौन से स्टेप्स लेने चाहिए, हमें हेल्दी हैबिट्स अपनाना चाहिए सो दैट इसे प्रिवेंट कर सकें?
सो सबसे पहले जो है फिज़िकल हेल्थ बोले तो पानी अच्छा पीना है और एक्सरसाइज करना भी पार्ट ऑफ फिज़िकल हेल्थ होता है, और डाइट अच्छा सा बैलेंस्ड डाइट लेना। बैलेंस्ड डाइट मतलब जस्ट राइस पे नहीं है, जस्ट दूध पे नहीं है, ऐसे नहीं है। कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, मिनरल्स सब मिलने के लिए अंडा खाना है, फ्रूट्स खाना है, फ्रेश वेजिटेबल्स लेना है, दूध पीना है, अच्छा सा पानी पीना है, एंड डेली कम से कम 45 to 60 मिनट्स ऑफ एक्सरसाइज करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सेकेंड पार्ट जो है वैक्सीनेशन। बच्चों में 5 साल तक फ्रीक्वेंट रेगुलर वैक्सीनेशंस रहते हैं, और टाइम टू टाइम वैक्सीनेशन लेने के वजह से हम वो इन्फेक्शन से बचा सकते हैं। तीसरी चीज़ एडिक्वेट स्लीप नहीं रहने के वजह से भी काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। सो बच्चे में कम से कम 7 से 8 घंटा अनइंटरप्टेड स्लीप रहना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंड स्क्रीन टाइम कम करने की वजह से काफ़ी सारे हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स जैसे रिफ्रैक्टिव एरर्स हो सके, या हेडेक हो सके, या नेक पेन, डिजिटल आई स्ट्रेन, ये सारे प्रॉब्लम से हम दूर रख सकते हैं। 2 साल के अंदर बच्चों को बिल्कुल ज़ीरो स्क्रीन टाइम रहना है। 2 से 5 साल तक 30 मिनट्स ऑफ स्क्रीन टाइम इज़ एडिक्वेट। स्क्रीन टाइम मतलब फ़ोन, टीवी, लैपटॉप, आईपैड, वीडियो गेम सब मिला के बात कर रहे हैं। स्कूल गोइंग बच्चे में आजकल काफ़ी बच्चों को होमवर्क्स, प्रोजेक्ट्स सब रहने की वजह से एडिशनल 30 मिनट्स तक दे सकते हैं। सो लिमिट स्क्रीन टाइम, गुड फूड हैबिट्स एंड गुड फिजिकल एक्सरसाइज एंड वैक्सीनेशंस, ये 4 पिलर्स जो होते हैं बच्चे हेल्दी रहने के लिए काफ़ी हेल्प करते हैं। अब आप देखेंगे, अगर हम एक कंपैरिजन लेते हैं 90s किड्स, 2000s किड्स एंड अभी का जो जनरेशन है वो वाले किड्स, तो ये 3 जनरेशन्स को अगर हम लेंगे तो जैसे कि मैं अब अगर मॉडर्न टर्म्स में मैं बोलूँ आपको तो मिलेनियल्स, जेन जी एंड जेन अल्फ़ा जिनको बोलते हैं, ये 3 जनरेशन्स को अगर हम कंपेयर करेंगे तो स्टार्टिंग के जो 90s की जनरेशन्स थे मिलेनियल्स के, कहीं स्कूल में भी ये प्रैक्टिस बताया जाता था जहाँ पे आपको हाथ धोने चाहिए, अपने आप को हाइजीनिक रखना चाहिए। एंड देन 2000s के बच्चों को ये बताया जाता था कि आप लोग अपने आप को हाइजीनिक रखना है, हैंड कर्चिफ्स कैरी करना है, एंड देन टिश्यू पेपर्स कैरी करना है। एंड देन जेन अल्फ़ा में ये बताया जाता है कि सैनिटाइजर्स अपने साथ रखना है, क्योंकि कोविड के ज़माने के जो बच्चे हैं वो लोग सैनिटाइजर्स के बहुत ज़्यादा यूज्ड है। बट ये 3 जनरेशन्स में कहीं ना कहीं हाइजीन को बहुत ज़्यादा लैक किया जा रहा है। जैसे कि हैंड वॉश अगर हम बेसिक चीज़ ले लेंगे तो ये बेसिक चीज़ें जो जनरेशन्स में गैप्स आई है, तो हैंड वॉश कितना ज़रूरी होता है, सैनिटाइजिंग अपने आप को करना कितना ज़रूरी होता है, हैंड कर्चिफ कैरी करना कितना ज़रूरी होता है, आप हमें वो बताइए। एक्चुअली वेरी वैलिड पॉइंट। ये जो है हैंड हाइजीन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप फॉर प्रिवेंटिंग डिसीजेस। लास्ट 20-30 ईयर्स में हम देखा गया है तो इम्पॉर्टेंस ऑफ हैंड हाइजीन इज बीइंग टोल्ड, सबको बोल रहे हैं लेकिन कितना फॉलो कर रहे हैं वो पता नहीं है। पहले 90s किड्स जो है रोड पे जाके या ग्राउंड्स पे जाके खेलते थे, वापस आके हाथ धो के खाया तो बस है, हम ऐसे सोचते थे। बाद में जो है हैंड कर्चिफ आप जैसे बताया, ओके, ये वायरसेस भी स्ट्रांग हो रहे हैं और पोल्यूशन लेवल भी बढ़ते जा रहे हैं। सो अभी जो है हम टाइम भी कम है बच्चों को, इसीलिए सैनिटाइजर तक आ गए। लेकिन ये सैनिटाइजर हो, हैंड कर्चिफ हो, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप यू कैन नॉट रिप्लेस वो हैंड वॉशिंग, फ्रीक्वेंट हैंड वॉशिंग। एवरी टाइम फ्रीक्वेंट हैंड वॉशिंग मतलब हर बार खाने से पहले या नहीं तो कुछ बॉडी सेक्रेशंस टच करने के बाद, मतलब जो स्नीज करते हैं या खांसी आता है, हर बार जो है 2 मिनट अच्छा सा सोप और वाटर से हैंड वॉश करे तो उसको कुछ और मेडिसिन रिप्लेसमेंट नहीं कर सकती है। बिकॉज मोस्ट ऑफ द वायरसेस आर प्रोन टू स्प्रेड बाय हैंड्स इटसेल्फ। एंड दूसरा चीज़ जो है, काफ़ी बच्चे जो है आई वुड नॉट ब्लेम देम, लेकिन जो कॉमन प्रैक्टिस है खांसी आया तो सीधा हाथ पे खांस लेते हैं, वो गलत है। वो जो है एल्बो में खांसना है, एल्बो में खांसने की वजह से वो वायरसेस जो भी रहते हैं अपने हाथ में नहीं आते। और नेक्स्ट टाइम हम किसी को हैंड शेक दिए या नहीं तो कुछ और चीज़ टच करे, वो वायरसेस ऐसे स्प्रेड नहीं होते हैं। सो दैट इज़ कॉफ एटिकेट, मतलब कॉफिंग इनटू द एल्बो, फ्रीक्वेंट हैंड वॉशिंग, ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सैनिटाइजर यूज़ करे तो भी इट इज़ नॉट ए रिप्लेसमेंट फॉर हैंड वॉश। हर बार हैंड वॉश करने के बाद चाहे तो थोड़ा सा सैनिटाइज़र यूज़ कर सकते हैं। अगेन सैनिटाइज़र में भी अलग अलग कॉन्सेंट्रेशंस रहते हैं।
एडिक्वेट कॉन्सेंट्रेशन वाला सैनिटाइज़र आजकल मिलना भी थोड़ा मुश्किल है, सो वो यूज़ करे तो भी हैंड वॉश को रिप्लेसमेंट नहीं कर सकते हैं। दैट मीन्स डॉक्टर साहब का भी ये कहना है, जैसे मैंने भी बताया है कि जो जनरेशन्स हम देखते आए हैं, मिलेनियल्स, जेन जी एंड जेन अल्फ़ा का, ये मॉडर्न टेक्निक्स हम अडेप्ट कर चुके हैं, बट कई बार ये ज़रूरी होता है कि हम हमारे बड़े जो चीज़ फॉलो करते थे उसे फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई बार मैंने खुद भी ये देखा है कि बच्चे आजकल खेलते कूदते कम हैं, स्क्रीन टाइम में बहुत ज़्यादा होते हैं। एंड डॉक्टर साहब एक चीज़ मैं आपको ये भी बोल दूँ, जो पॉइंट आपने बताया है कि खांसते हैं एंड देन वही हाथ से मोबाइल भी यूज़ करते हैं, तो नॉट ओनली बच्चे, वो जो मोबाइल वो बच्चे यूज़ कर रहे हैं, वो वायरसेस कहीं ना कहीं बड़ों को भी अफेक्ट कर जाते हैं, क्योंकि जब आप वो फ़ोन यूज़ करते हैं तो वो वायरस ऑब्वियसली आपके हाथ में आता है एंड देन आप जो नॉर्मल काम करते हैं, खाना पकाना या कंप्यूटर पे काम करना या घर के कोई भी काम, तो आप वायरस को साफ़ नहीं कर रहे हैं बल्कि और ज़्यादा स्प्रेड कर रहे हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने बच्चे को एटिकेट सिखाएं और साथ ही साथ वो पुराने ज़माने के तौर तरीक़े भी सिखाएं कि हाथ धोना है, सैनिटाइज वगैरह तो खैर ऑल्टरनेट्स नहीं माने जाते हैं, जैसे डॉक्टर साहब ने भी बताया है, तो हैंड वॉश अच्छे से यूज़ करना सिखाइए अपने बच्चे को, हाथ साफ़ करना सिखाइए। देन उसके बाद जो हमारे दादा दादी या नाना नानी फॉलो करते थे, कच्चे हाथ नैपकिन से करके, नैपकिन को अच्छे से फोल्ड करके साइड में रखना, ये सारे एटिकेट्स अपने बच्चों को सिखाइए ताकि वो भी हेल्दी रह सकें और आप भी हेल्दी रह सकें। अब मैं मेन और एक पॉइंट ये लाना चाहूँगी डॉक्टर साहब इस शो में कि हाइड्रेशन सीजनल इन्फेक्शंस में कितना ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। हाइड्रेशन बोलते हैं सब लोग समर में ही हाइड्रेट करना बोल के सोचते हैं, लेकिन अनलेस यू हाइड्रेट वेल, काफ़ी डिसीजेस को हम जल्दी ट्रीट नहीं कर पाएंगे। जैसे हम समर में डायरिया देखते हैं, गैस्ट्रोएंटेराइटिस, डिहाइड्रेशन जो देखते हैं, उसमें हम हाइड्रेशन के बारे में काफ़ी बात करते हैं, लेकिन विंटर में भी हाइड्रेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल डेंगू के बारे में तो हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, खून का गाढ़ापन कम करने के लिए पानी देना ज़रूरी है। सिमिलरली पानी अच्छा नहीं पीने के वजह से विंटर में काफ़ी बार हम यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस देखते हैं, मतलब यूरिन में इन्फेक्शन आना और यूरिन में किडनीज में स्टोन्स आना, ये सारे चीज़ें जो है हम अच्छा पानी पीने की वजह से काफ़ी बार हम प्रिवेंट भी कर सकते हैं। फ्रीक्वेंट ड्रिंकिंग ऑफ वाटर एंड फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, इसके वजह से हम यूरिन में इन्फेक्शन से बचा सकते हैं बच्चों को। स्पेशली स्कूल गोइंग बच्चे जो है पानी ज़्यादा नहीं पीते, इसीलिए क्योंकि स्कूल में फिर टॉयलेट्स क्लीन नहीं रहेंगे, फिर टाइम नहीं है, बच्चों के साथ खेलना पड़ता है, ये सब सोच के बच्चे पानी नहीं पीते, जिसके वजह से हम काफ़ी बच्चों को यूरिन में इन्फेक्शंस देखते हैं। कई बार वो यूरिनरी इन्फेक्शन जो है सीवियर हो सकता है। फॉर एग्जांपल वो सिंपल यूरिनरी इन्फेक्शन बच्चे में इम्यूनिटी ज़्यादा नहीं रहने की वजह से किडनी तक स्प्रेड हो सकता है, जिसको हम पाइलोनेफ्राइटिस कहते हैं, मतलब किडनी के अंदर पीप जमा हो जाता है। ऐसे बच्चों को हम काफ़ी बार एडमिट करना पड़ता है, इंजेक्शंस देना पड़ता है, कभी सर्जरी करना पड़ता है। ऐसे बड़े बड़े बीमारियों से प्रोटेक्ट करने के लिए विंटर में भी हाइड्रेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, रेनी सीजन में भी हाइड्रेट करना इंपॉर्टेंट है, समर में भी इंपॉर्टेंट है। आपका क्वेश्चन आंसर करना है तो हाइड्रेशन प्लेस ए मेजर रोल इन ट्रीटमेंट ऑफ दिस डिसीजेस मैडम। अभी जैसा कि एक एग्जांपल मैं यहाँ पे हमारे व्यूअर्स को ये देना चाहूँगी कि कल ही मुझे भी किसी ने बताया है कि मेरी स्किन भी ड्राई हो रही थी एंड देन मेरे डॉक्टर ने भी मुझे रिकमेंड किया है कि मैं पानी ज़्यादा पीऊँ, बिकॉज स्किन ड्राइनेस जब शुरू होती है वो फर्स्ट स्टेज होता है ये मालूम हासिल करने के लिए कि आपकी स्किन को पानी की ज़रूरत है। एंड कई बार डॉक्टर साहब ये अगर ह्यूमन मेंटालिटी हम बोले तो विंटर्स में कई बार लोग ये सोचते हैं कि अगर पानी हम ज़्यादा पिए तो फ्रीक्वेंट यूरिनेशन की वजह से हमारा जो लाइफ है, जो नींद है, वो शायद से डिस्टर्ब हो जाएगी एंड देन पानी को उस वजह से भी अवॉइड कर देते हैं। तो जैसे डॉक्टर साहब ने भी बताया है कि पानी एक बहुत मेजर रोल प्ले करता है, तो अपने आप को भी हाइड्रेटेड रखिए, अपने बच्चे को भी हाइड्रेटेड रखिए और बच्चों को मेन चीज़ ये सिखाइए कि पानी पीने से यूरिनेशन आता है एंड इट्स नॉट बैड। फ्रीक्वेंट यूरिनेशन बच्चों में काफ़ी ज़्यादा देखा जाता है एंड देन कई बार बच्चे हेजिटेट भी करते हैं वॉशरूम जाने के लिए कि वॉशरूम शायद से क्लीन नहीं होंगे या टीचर्स हमें परमिशन नहीं देंगे बार बार जब हम वॉशरूम पूछेंगे। तो ये छोटे छोटे डर बच्चों में भी होते हैं, तो उन्हें आप काउंसिल कर सकते हैं, उन्हें बता सकते हैं कि बार बार पानी पीने से, यूरिनेशन से कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं है देखा गया। तो अगर ह्यूमन मेंटालिटी अगर हम स्टडी करें तो आप लोग बड़ों को भी ये सजेशन मैं दूंगी कि पानी ज़्यादा पीजिए एंड फ्रीक्वेंट यूरिनेशन इज़ नॉट अ बिग प्रॉब्लम। अब यहाँ पे डॉक्टर साहब एक चीज़, कई बार वायरल इन्फेक्शंस या हल्का सा बुखार भी जब आ जाता है
तो खांसी या छींकें जो होती है वो मॉडरेट लेवल तक ठीक नज़र आती है, बट कई बार ऐसा होता है कि 10 डेज़ 15 डेज़ तक भी डिले हो जाती है। 10 डेज़ 15 डेज़ तक कंटिन्यू खांसी, बुखार, सर्दी होती ही रहती है। बिफ़ोर आप इस सवाल का जवाब दें या मैं सवाल कंटिन्यू करूं, एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, आइए उनसे बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी जी वालेकुम अस्सलाम। जी। मेरा नाम अरबाज है जी। मेरा 4 साल का बच्चा है जी। जैसे ठंड का मौसम आता है तो ऐसे कि उसकी जैसे ठंड शुरू होती है उसकी तबीयत ही खराब हो जाती है, ऐसा मतलब फीवर, और वो खत्म ही नहीं होती जितना, और जिसकी वजह से उसकी इम्यूनिटी सिस्टम है ना, वो मुझे ऐसा लगता है कि पता नहीं क्यों किस वजह से ऐसा हो रहा है, तो उसको हम कैसे बचाएं इससे। आपका क्वेश्चन एक्चुअली हमें ऑडिबल नहीं था, तो आप थोड़ा एक बार वापस से बोल सकते हैं? हाँ जी, आप बोले 4 साल का बच्चा है, जैसे मौसम ठंडा हो जाता है जल्दी ठंड पकड़ता है, जल्दी बीमारी हो जाता है, यही बोले सर आप? कॉल डिस्कनेक्ट हो गया। अभी उनका सवाल ये था कि सर्दी ज़्यादा जैसे ही मौसम ख़राब होता है उनके बच्चे का भी बीमारी स्टार्ट हो जाती है, एंड यूरिनेशन का भी एक पॉइंट उन्होंने मेंशन किया जो हमने सुना नहीं, बट आई थिंक उनका भी सवाल यही था कि फ्रीक्वेंट यूरिनेशन वो पास करने में थोड़ी दिक्कत होती है उसे सर्दी के मौसम में, ऐसा कुछ सवाल था। हाँ, 6 साल के अंदर बच्चे में ऐसे मौसम बदलते ही खांसी सर्दी आना बहुत कॉमन है, लेकिन पहले क्वेश्चन और ये रिलेट करें तो अगर 4-5 दिन से ज़्यादा खांसी है तो ज़रूर पीडियाट्रिशियन से मिलना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि खांसी का वजह जो है नाक से लेकर लंग्स तक कहीं पे भी प्रॉब्लम है तो खांसी हो सकता है। कई बार हम ऐसे देखते हैं कि कॉफ सिरप्स ओवर द काउंटर लेते और प्रॉब्लम बढ़ने के बाद हमारे पास आ जाते हैं, लेकिन ये जो है कॉफ सिरप्स ओवर द काउंटर बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, क्योंकि तो कॉफ सिरप्स में भी अलग अलग तरीके रहते हैं, जैसे कॉफ सप्रेसेंट्स रहते हैं, एक्सपेक्टोरेंट्स रहते हैं, ब्रोंकोडाइलेटर्स रहते हैं। सो एग्जैक्ट कारण मालूम करे बिना ऐसे कॉफ सिरप्स यूज़ करने से प्रॉब्लम बढ़ जा सकता है। सेकेंड चीज़ जो है यूरिन इन्फेक्शन, हम पहले बात कर रहे थे, पानी कम पीने की वजह से ऐसे यूरिन इन्फेक्शन हो जाता है। मेक श्योर आपके बच्चे जो है 4 साल का बोले तो कम से कम 750 to 1000 ml ऑफ पानी डेली पिए जैसा देखना है, और फ्रीक्वेंटली यूरिन पास करके ब्लैडर एम्प्टी करना भी सिखाना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि 4 साल अभी टॉयलेट ट्रेनिंग हो गया होगा। सो बच्चे को हम समझा के लेकर जाके यूरिन पास कराना सिखाना ज़रूरी है, ऐसे यूरिन होल्ड करके रखने के वजह से ये प्रॉब्लम ज़्यादा हो जाएगा। अब यहाँ पे पेरेंट्स को मेरी एक सजेशन ये रहेगी कि आजकल जो ट्रेंड चल रहा है बॉटल्स पे, जहाँ पे लीटर्स मिलीलीटर्स लिख कर आ रहे हैं, जो फैंसी बॉटल्स है, थोड़ा सा महंगा भी पड़ सकता है, बट अगर आप अपने बच्चे को वो फैंसी चीज़ों के बारे में बता दे कि ये बॉटल आप अगर पियोगे तो ऐसा आपको ताकत आएगा, कई सारे पेरेंट्स ट्रिक्स होते हैं, तो ये एक सजेशन मेरा हर पेरेंट से ये रहेगा कि अपने बच्चे को वो 1000 ml, जैसे डॉक्टर ने मेंशन किया है कि 750 to 1000 ml का वो बॉटल चेक करिए, अपने बच्चे को वो बॉटल दीजिए एंड उन्हें बताइए कि अगर वो पानी कंप्लीट कर ले तो वो क्या गोल हासिल कर सकते हैं। ऐसे आप उन्हें काउंसिल कर सकते हैं डे टू डे पानी पीने के लिए, सो दैट वो पानी पीना भी उनके लिए ना एक आर्ट बन जाएगा, नॉट ऐसा कि भाई हम पानी पीना है, अभी पानी पीने में उनको दिक्कत होती है। मतलब कई बार बच्चे ये सोचते हैं कि पानी पीने से क्या ही होता है, क्योंकि उन्हें कुछ मालूम ही नहीं है कि पानी कितना ज़्यादा एक बॉडी के लिए ज़रूरी होता है। तो आप लोग अपने बच्चे को ऐसे माउल्ड कर सकते हैं कि पानी पीने से आप ना बहुत स्ट्रॉन्ग फील करते हो, ऐसा। तो ये एक छोटा सा सजेशन हर पेरेंट के लिए मेरा यही रहेगा। और डॉक्टर साहब, अब हम चलेंगे हमारे टॉपिक के पास वापस से। तो सीजनल इन्फेक्शंस में जब हम कई बार देखते हैं कि लोग घर में ही सेल्फ ट्रीट करना चालू कर देते हैं, तो क्या सेल्फ ट्रीटमेंट कभी कभी ख़तरनाक भी साबित हो सकता है या वो हेल्दी साबित हो, सेफ साबित हो सकता है, वो हमें बताइए। सेल्फ ट्रीटमेंट हमेशा खतरनाक हो सकता है मैडम। काफ़ी बार हम भी देखते हैं डॉक्टर साहब लास्ट ईयर इन्फेक्शन आया, जब ऐसे दवा दे चुके हैं, हमारे पास सेम प्रिस्क्रिप्शन पड़ा हुआ था, सेम दवा लेकर आके डाल चुके, लेकिन हर बार इन्फेक्शन सेम नहीं हो सकता है। सो हर बार इन्फेक्शन अलग अलग जगह से हो सकता है, फीवर का कारण भी अलग हो सकता है। फीवर का कारण सिंपल वायरल फीवर हो सकता है, न्यूमोनिया हो सकता है, या डेंगू हो सकता है, या नहीं तो यूरिनरी इन्फेक्शन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। सो सेल्फ ट्रीटमेंट हमेशा खतरनाक होता है। ओवर द काउंटर एंटीबायोटिक्स या ओवर द काउंटर मेडिकेशंस लेना और भी खतरनाक होता है। मेक श्योर आपका पीडियाट्रिशियन से मिलकर सही डोज में सही दवा लेना बहुत ही ज़रूरी है। अनलाइक एडल्ट्स, बच्चे में जो है हमेशा हम वेट के हिसाब से दवा देते हैं। 1 साल में बच्चे का वजन काफ़ी बढ़ चुका होगा, तो उस हिसाब से हम सही डोज देना भी हो सकता है। आप अगर खुद ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो अंडर डोज हो सकता है या ओवर डोज भी हो सकता है।
एक हफ्ता पहले हमारे पास ऐसे बच्चा आया था कि पैरासीटामोल ओवरडोज होकर, सो कभी कभी वो ओवरडोज जो है लिवर पूरा डैमेज होकर लिवर ट्रांसप्लांट तक भी जा सकता है। सो ए सिंपल पैरासीटामोल हम जो फीवर के लिए लेते वो भी खतरनाक टॉक्सिन बन सकता है। सो हमेशा डॉक्टर की एडवाइस के हिसाब से सही डोज और सही दवा और सही ड्यूरेशन लेना बहुत ही ज़रूरी होता है। अब जब सीजनल इन्फेक्शंस में रिकवरी हो जाती है एक पेशेंट के अंदर कि जो 7 to 10 डेज़ की उनकी कंप्लेंट थी, खांसी, बुखार, जब वो रिकवर होना स्टार्ट कर देते हैं तो रिकवरी के बाद उन्हें कौन से चीज़ों के स्टेप्स के ऐसे प्रिकॉशंस रखना चाहिए सो दैट वापस से वो वायरल इन्फेक्शन का शिकार ना बने? वायरल इन्फेक्शंस के बाद जो है काफ़ी बच्चों को 1 हफ्ते से लेकर 2 हफ्ते तक एपेटाइट कम हो जाता। सो ऐसे समय में हम बच्चों को हेल्दी फूड एक आर्ट, आप जो बोल रहे थे बच्चों को पेरेंटिंग इज एन आर्ट, हम हमेशा यही बोलते हैं। काफ़ी बच्चे जो है ये नहीं खाता वो नहीं खाता ऐसे फूड फैट्स रहते हैं। बच्चों को ही पूछकर एक फूड डायरी बनाना है, मतलब हर एक दिन क्या क्या खाना चाहता है उनसे ही पूछकर एक फूड डायरी बनाना है। अगर हो सकता है तो छोटा सा बालकनी गार्डनिंग जैसा करके बच्चों को ही प्लांट्स बढ़ाना एक आदत करना है। तब जो है बच्चे वो प्लांट्स बढ़ते बढ़ते और वो प्लांट्स से वेजिटेबल्स आना देखकर वो खुश हो जाएंगे। और बच्चों को कुकिंग में भी इन्वॉल्व करना, ऐसे मेरा मतलब ये नहीं कि बच्चे से खाना पकाओ, ऐसे नहीं है, लेकिन वेजिटेबल्स क्या बनाना चाहते हैं उनको ही बोलकर लेकर आ जाइए, रेफ्रिजरेटर से लेकर आ जाओ, चलो हम ऐसे खाटेंगे। ऐसे चीज़ करने की वजह से बच्चों में खाने पर इंटरेस्ट ला सकते हैं। और फैमिली पॉट डाइट बोलते हैं, मतलब सब बच्चे एक साथ, बच्चे के साथ साथ अडल्ट्स भी एक साथ बैठकर खाना चालू करें तो बच्चे अडल्ट्स को देखकर हेल्दी हैबिट्स इनकलकेट करेंगे। जैसे पेरेंट्स वेजिटेबल्स खा रहे हैं, पेरेंट्स फ्रूट्स खा रहे हैं, पेरेंट्स अंडा खा रहे हैं, ये देखकर बच्चे भी इंस्पायर होके वो खाना चालू कर देता है। और प्रिवेंशन के लिए अगेन हाइड्रेशन लेना इम्पॉर्टेंट है और मास्क पहनना, जो अपने को सबको कोविड सिखाया है, मास्क पहनना है। और अननेसेसरीली क्राउडेड एरियाज़ को लेकर जाना, मतलब भीड़ हुए जगह अवॉइड करना, और वैक्सीनेशंस लेना, हाइड्रेशन लेना और फिजिकल एक्टिविटी करना, ये चीज़ें अगर फॉलो कर सके तो दोबारा ऐसे ही इन्फेक्शन आने से हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अब सबसे आखिर में डॉक्टर साहब मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगी कि हमारे व्यूअर्स के लिए आपका अगर एक कन्वेइंग मैसेज आप अगर दे दें तो हमारे लिए भी बहुत अच्छा होगा। बिल्कुल, बच्चों को इन्फेक्शन से ट्रीटमेंट से बेहतर प्रिवेंट करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और प्रिवेंट करने के लिए बैलेंस्ड डाइट, मतलब सारे वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, एग, मिल्क, ये सब रहे जैसा देखना है। अगर मीट खाने वाले हैं तो एटलीस्ट वंस अ वीक मीट दिए जैसा देखना है। और फिज़िकल एक्टिविटी, एक्सरसाइज बिल्कुल एक आदत बनाना है बच्चों को। एटलीस्ट 45 to 60 मिनट्स ऑफ फिज़िकल एक्सरसाइज कराना सिखाना है और अच्छा सा हाइड्रेट करना भी सिखाना है। और पेरेंट्स के लिए एक ज़रूरी मैसेज है कि आपके बच्चे का वैक्सीनेशन कार्ड खोलकर आप कोविड वैक्सीनेशन लेने के लिए जितना एंथुजियाज़म दिखाए उतना ही एंथुजियाज़म बच्चे का वैक्सीनेशन चार्ट ख़त्म करने पर दिखा लीजिए और सारे वैक्सीन्स टाइम टू टाइम ले लीजिए। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है, अवॉइड सेल्फ मेडिकेशंस, ओवर द काउंटर मेडिसिन लेना बंद कर लीजिए, अननेसरी एंटीबायोटिक्स लेना बंद कर लीजिए। अगर प्रॉब्लम 2 दिन से ज़्यादा है तो बिल्कुल पीडियाट्रिशियन से मिलकर सही दवा, सही डोज, सही ड्यूरेशन ले लीजिए। वेल, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, इतनी ज़रूरी टॉपिक पर बात करने के लिए। थैंक यू। बदलते मौसम के साथ आने वाली सीजनल इन्फेक्शन से घबराने की ज़रूरत नहीं है, बस ज़रूरत है सही जानकारी और थोड़ी सी सावधानी की। अगर हम सफाई का ध्यान रखें, हेल्दी डाइट लें, इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाएं और सिम्टम्स को टाइम पर पहचान कर डॉक्टर की सलाह लें तो इन इन्फेक्शंस को आसानी से मैनेज किया जा सकता है। याद रखिए, छोटी छोटी प्रिकॉशंस आपको और आपके परिवार को बड़ी बीमारियों से बचा सकती हैं। सेहत के लिए जागरूक रहें, सावधान रहें और हर मौसम में हेल्दी रहें, क्योंकि हेल्थ और हम दोनों साथ चलते हैं। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए हेल्थ टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और आप बने रहें मुंसिफ टीवी के साथ।